Assalamu alaikum, dear students. Here is Arshad Javed. Students, today we are going to discuss methods of data collection. In our previous lecture, students, we discussed the tools of research, and in today's lecture, we will discuss the methods of data collection in detail. So, students, what is difference between a method and a tool? Here is elaborated. Method refer to the way of gathering data, whereas a tool is an instrument used for the method. Students, method क्या होता है कि मेथड वो तरीका होता है, वो वे होता है जिसके थ्रू एक जो रिसर्चर है वो डाटा जो है उसको गैदर करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और जो टूल है वो इंस्ट्रूमेंट है जो डाटे की कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है जी. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टूल्स ऑफ रिसर्च एंड द डाटा कलेक्शन मेथड्स. बिटवीन you can say the difference between method and a tool. So students, here are four very common and basic methods which we are going to discuss in detail. First one is observation method, second one is interview method, third one is questionnaire, and fourth one physiological measurement. तो students, ये जो चारों हैं ये चारों methods हैं जिनके थ्रू एक जो रिसर्चर है वो डाटा कलेक्ट कर सकता है. तो रिसर्चर जो होगा वो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है या अपने सैम्पल साइज़ के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा बेस्ट मेथड है जिसके ज़रिए वो डाटे की कलेक्शन ईजीली कर सकता है. So, students, let us discuss all these methods in detail. Before going to discuss all these methods in detail, we are going to discuss some factors. कि जब हम एक मेथड को सिलेक्ट करते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है. ठीक है जी. द नेचर ऑफ स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. पहली जो चीज़ है वो नेचर ऑफ स्टडी है. व्हाट डज़ इट मीन कि हमारा जो रिसर्च है हमारी वो किस नौइयत की है, हम किस मौजू पे रिसर्च जो है वो करना चाह रहे हैं, हम किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, हमें किस टॉपिक पे डाटा रिक्वायर्ड है. तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर मीन मौजू, हम किस मौजू पे जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, हमारी रिसर्च का टॉपिक क्या है, हमारी रिसर्च जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है. तो ये जो चीज़ है, ये फैक्टर भी जो है वो मेथड सेलेक्ट करते हुए मद्देनज़र रखना पड़ता है कि मतलब जिस तरह का हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा, जिस तरह का हमारा मौजू होगा, उस तरह का ही हम मेथड सेलेक्ट करेंगे डाटे की कलेक्शन के लिए. नेक्स्ट वन इज़ द यूनिट ऑफ इंक्वायरी. ठीक है जी. यूनिट इज इंक्वायरी इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि जो जिस चीज़ पे हम इंक्वायरी करना चाह रहे हैं वो क्या है. नेक्स्ट वन द साइज़ एंड स्प्रेड ऑफ द सैम्पल. पहले मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि एक जो रिसर्चर होता है वो सैम्पल साइज़ को भी मद्देनज़र रखता है कि मेरा जो सैम्पल साइज़ है वो कितना है. ठीक है. अब अगर आपका सैम्पल 10 लोग हों तो डाटा और तरह से भी कलेक्ट हो सकता है, 10 लोगों के आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका सैम्पल साइज़ ही 200, 400, 300, 500 हो तो इतने लोगों के तो इंटरव्यूज़ स्टूडेंट्स करने जो है वो टफ़ काम है. तो ऑब्वियसली और ऑटोमेटिकली द रिसर्चर विल हैव टू चूज़ अनदर मेथड फॉर डाटा कलेक्शन. तो उसके लिए जो इंटरव्यू होगा वो बहुत ज़्यादा टफ़ प्रोसीजर होगा और टफ़ मेथड होगा फॉर डाटा कलेक्शन. तो जब एक रिसर्चर ने डाटा कलेक्शन मेथड को सिलेक्ट करना होता है तो एक ये फैक्टर भी उसे माइंड में रखना होता है कि उसका जो सैम्पल साइज़ है वो कितना है. स्केल ऑफ द सर्वे. ठीक है जी. स्केल को मद्देनज़र रखना होता है कि जो सर्वे कर रहा है वो कितने बड़े पैमाने पे सर्वे हो रहा है. ठीक है जी. वो स्केल, उस स्केल को जो है वो माइंड में रखते हुए जो एक मेथड है डाटा कलेक्शन का वो सिलेक्ट करेगा. द एजुकेशनल लेवल ऑफ द रिस्पोंडेंट्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट
कि जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं उनके एजुकेशनल लेवल को देखा जाता है कि जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं उनके लेवल को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो मेथड सेलेक्ट करते हैं, आप जो है वो क्राइटेरिया सारा बनाते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं। वो मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो बीएस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, वो आपके कोई फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो एमफिल लेवल के स्कॉलर्स हैं, या वो पीएचडी लेवल के डॉक्टर्स हैं। तो ये जो उनका एजुकेशन का लेवल है ये भी माइंड में रखा जाएगा व्हेन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एनी मेथड फॉर द डाटा कलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द टाइप एंड डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करने जा रहे हैं और कितनी डीपली जो है वो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। ठीक है, किसी भी टॉपिक, किसी भी जो है वो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपको कितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो फिर इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू इज़ द बेस्ट मेथड फॉर डाटा कलेक्शन और फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा इन डेप्थ और इन डीप मीनिंग यू कैन से। तो आप एक रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू कर रहे हैं तो जितना मर्जी आप पूछते जाएं, फिर क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर से भी क्वेश्चंस आप करते जाते हैं। मतलब एक आपने एक क्वेश्चन किया और आपके रिस्पोंडेंट ने आपको रिस्पॉन्ड किया, उसने आपको आंसर किया, तो क्या होगा कि आप उसके आंसर के अंदर से फिर एक फर्दर क्वेश्चंस जो है वो डेवलप कर लेंगे। देन उसके नेक्स्ट आंसर के अंदर से 1 और 2 फर्दर क्वेश्चंस आप डेवलप कर लेंगे और फर्दर क्वेश्चंस जो है वो उससे कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा डीप अगर आपको जो है डाटा रिक्वायर्ड होता है, इन दैट केस इंटरव्यू मेथड इज़ द बेस्ट मेथड फॉर डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट वन इज़ the availability of skilled and trained manpower. Students, availability of skilled and trained manpower, what does it mean? कि जो रिसर्चर है वो उसके जो रिसोर्सेज हैं, अगर तो वो स्किल्ड हैं, अगर तो वो ट्रेंड लोग हैं, तो उसके लिए जो है वो डाटा की कलेक्शन ईजी होती है। और अगर वो बिल्कुल अनट्रेंड लोग हैं, स्किल्ड लोग नहीं हैं, ठीक है, तो फिर ये चीज़ भी उसे मद्देनज़र रखना पड़ेगी कि जो मेरे सैम्पल साइज़ है, जो मेरे रिस्पोंडेंट्स हैं, वो कितने एक्सपर्ट हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने जो है वो ट्रेंड हैं, या बिल्कुल अनट्रेंड लोग हैं जिनको मैंने मतलब जो है वो जो मेरे रिस्पोंडेंट्स होंगे, जो मेरे जो है सैम्पल जो मेरा होगा, जो वो लोग होंगे जिनसे मैंने डाटा कलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे फैक्टर्स एक रिसर्चर को माइंड में रखना होते हैं जब वो अपनी रिसर्च की डाटे की कलेक्शन के लिए मेथड की सिलेक्शन करता है, मेथड को सिलेक्ट करता है। तो पहले ये सारे फैक्टर्स उसके माइंड में होने चाहिए, देन जो है वो एक बेस्ट मेथड जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। और अगर इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखेगा तो उसके लिए जो है जो मेथड है वो सिलेक्ट करना भी ईजी होगा, और देन बाद में जो है डाटा कलेक्ट करना भी उसके लिए आसान होगा। Now we are going to discuss all these 4 methods in detail. The first one is observation technique या observation method. तो सबसे पहला जो मेथड है डाटा कलेक्शन का वो हमारे पास है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो क्या है, वन ऑफ द बेसिक मेथड एंड ओल्डेस्ट मेथड। ये अब इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसकी फीचर्स आपको बता रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है डाटा कलेक्शन का वो सबसे बेसिक मेथड है, सबसे। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन टेक्निक को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो है ये इसकी जो फीचर्स है, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट वो कह रहा है डाटा इज़ ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिगेटर ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट आस्किंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। क्या मतलब है कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक जब एक रिसर्चर यूज़ करता है डाटा की कलेक्शन के लिए, तो उसमें क्या कर रहा होता है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है चीज़ों को, वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को। उसमें वो रिस्पोंडेंट से कोई क्वेश्चन नहीं करता, रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कुछ भी नहीं पूछ रहा होता, बस वो चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके वो उनके अकॉर्डिंग और उनके मुतालिक नॉलेज जो है वो गेन कर रहा होता है। ठीक है, देखें कोई इवेंट हो रहा होता है, कहीं पे लोग इकट्ठे होते हैं,
या कोई इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, अगर आप उसे खड़े होकर देखते रहेंगे तो क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी या नहीं आएगी? ऑब्वियसली आएगी ना। तो जब एक रिसर्चर जो है ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज़ करता है, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक वो उस सूरत में यूज़ करेगा ना जिस जिस सूरत में सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही वो डाटा कलेक्ट कर सकता हो। ठीक है जी। If observation is systematically planned and recorded, can be used to checked for their validity and reliability. स्टूडेंट्स वो कहता है कि अगर जो ऑब्जर्वेशन है वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हो, मतलब एक प्लान्ड ऑब्जर्वेशन उसने की हुई हो, उसने पहले पूरी प्लानिंग की हो कि इस तरह से उसने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है या इस सीक्वेंस से उसने जो है वो ऑब्जर्वेशन करनी है, तो फिर वो कहता है कि उसकी जो वैलिडिटी है उसको भी चेक किया जा सकता है। क्या मतलब है कि एक ये टूल होते हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, किसी भी डाटे की वैलिडिटी चेक करना और रिलायबिलिटी चेक करना कि ईदर दैट पर्टिकुलर डाटा इज़ वैलिड और नॉट, और ईदर दैट पर्टिकुलर डाटा इज़ रिलायबल और नॉट। तो वैलिडिटी टेस्ट और रिलायबिलिटी टेस्ट जो है वो कहता है कि अगर ऑब्जर्वेशन जो है अगर तो वो सिस्टमेटिकली प्लान्ड की गई है या सिस्टमेटिकली उसको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया गया है, तो फिर उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी चेक की जा सकती है। क्या मतलब कि प्लान्ड ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि वो जो डाटा है कलेक्टेड डाटा वो रिलायबल या वैलिड है या नहीं है। नेक्स्ट फीचर्स जो है स्टूडेंट्स वो है असेस्ड थ्रू सेंसेस विद और विदाउट मैकेनिकल डिवाइसेस। जो इंसान के 5 सेंसेस होते हैं इसकी बात कर रहा है कि जब कोई भी रिसर्चर ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा होता है तो ऑब्वियसली वो अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए डाटा का इस्तेमाल डाटा गैदर करेगा, डाटे को कलेक्ट करेगा। तो वो कह रहा है असेस्ड थ्रू सेंसेस और सेंसेस विद और विदाउट मैकेनिकल डिवाइसेस, कि या तो जो मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं कुछ डाटे की कलेक्शन के लिए वो यूज़ कर सकता है, और या फिर अपने 5 सेंसेस के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। लेट्स सपोज मैकेनिकल डिवाइसेस में क्या आ सकता है कि लेट्स सपोज उसने कोई एक ऑडियो रिकॉर्डर जो है वो अपने साथ रखा हुआ है, और जो किसी इवेंट को जब वो ऑब्ज़र्व कर रहा है साथ साथ वो जो ऑडियो रिकॉर्डर होगा उसको जो है दबा देगा और उन सारी चीज़ों की जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड होती रहेगी। या वीडियो रिकॉर्डर जो है उसने साथ रखा हुआ है, उसने साथ वो ऑब्ज़र्व भी कर रहा है ख़ुद भी खड़ा होके, और साथ जनाब वो जो है एक पूरे इवेंट की पूरे उस चीज़ की जितना टाइम उसने वहाँ पे स्पेंड किया साथ वो वीडियो बना लेता है। तो इस तरह से जो है वो उन मैकेनिकल डिवाइसेस के थ्रू भी डाटा कलेक्ट कर सकता है और ओनली अपने सिर्फ सेंसेस यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डाटा कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट फीचर है कॉमनली यूज्ड फॉर बिहेवियरल स्टडी। क्या कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है ना स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर बिहेवियर किसी का स्टडी करने के लिए, बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए, बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक है ना ऑब्जर्वेशन टेक्निक, इसकी टाइप्स हैं। तो नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन टेक्निक एंड नंबर 2 अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन टेक्निक। तो स्ट्रक्चर्ड क्या होगी ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन होती है ऑब्जर्वेशन की, ऑर्गेनाइज्ड कंडीशन होती है, प्लान्ड कंडीशन होती है। आप इसे प्लान्ड भी कह सकते हैं, आप इसे स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन होती है ऑब्जर्वेशन की, केयरफुल डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स टू बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है जी। द स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि प्रॉपरली एक जो है वो सीक्वेंस और जो स्टेप्स हैं और प्रॉपरली जो है जो उसने ऑब्जर्वेशन करनी है उसका उसने पहले से एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया होता है, पहले से पूरी उसकी प्लानिंग है माइंड में कि इस तरह से जो है वो मैंने प्लानिंग करनी है, इस तरह से मैंने ऑब्जर्वेशन करनी है, और इस तरह से इन स्टेप्स के थ्रू और इन जो है कह लें कि वो मतलब डाटा की कलेक्शन करनी है। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, द ऑब्जर्वेशन डजंट
टेक प्लेस एज इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नीचे उसने जो है 2 एग्जांपल्स भी दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ जो है ये स्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल है, और एक्सप्लेनेटरी स्टडीज़ जो हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड की जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन टेक्निक की एग्जांपल है। अब मैंने पहले भी कहा आपको कि टूल जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी मेथड के लिए यूज़ हो रहा होता है। पहले हमने रिसर्च टूल्स को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, आज हम मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब वो कहता है कि जो अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए हमें कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करते हुए किन टूल्स के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो टूल्स हैं फील्ड नोट्स, anecdotes or checklist. These are the tools which can be used for observation method, or you can say for observation technique through which we can collect data for our research. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो होती है डाटा की कलेक्शन के लिए इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट बायस इज़ एलिमिनेटेड। ठीक है जी, सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट होता है ना वो इसमें बायस नहीं होता। ठीक है, कैसे नहीं होता कि बायस फिर होगा अगर आप उस सब्जेक्ट पे किसी से क्वेश्चंस करोगे तो वो आगे से आपको आंसर करेगा, आगे से कोई भी आपके सब्जेक्ट मैटर या आपके टॉपिक के हवाले से आप पे कोई जो है वो एतराज़ लगाएगा। जब आपके माइंड में एक जो है वो कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट मैटर है, तो आपने अपने माइंड में उसे रखते हुए जस्ट ऑब्ज़र्व करके डाटा जो है अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट करना है, तो फिर ना तो आप किसी से बात करेंगे, ना वो आपका टॉपिक बाइस्ड होगा। ठीक है, ना आप किसी से डाटा कलेक्शन के लिए कोई पूछ रहे हैं सवाल, ना वो आपसे कोई मतलब जो है वो आगे से आपको जो है ना वो आंसर्स जो है वो आपके टॉपिक और आपके सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट दे रहा है। जस्ट ऑब्जर्वेशन आपने करनी है, तो बायस तो वो हो ही नहीं सकता। फिर वो कह रहा है डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं कि ये एक एक्सपेंसिव मेथड है। एक्सपेंसिव मेथड स्टूडेंट कैसे है, पीछे हमने देखा कि इसके लिए जो है वो फील्ड जो है ट्रिप्स जो है या मतलब दूर दराज के इलाकों में जाके ऑब्ज़र्व करना, या जिस तरह का डाटा आपको रिक्वायर्ड है उस तरह का सिनेरियो फाइंड आउट करके वहाँ पे जाके ऑब्जर्वेशन करनी, तो इससे जो है वो मतलब ये बाकी जो मेथड्स होंगे उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ये इसका डिसएडवांटेज है। और नेक्स्ट, रिलेट टू व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग। फ़ायदा ये है कि जो मतलब करंटली हैपन हो रहा है उसके साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी लिमिटेड, कि आपके पास डेप्थ में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जस्ट ऑब्जर्वेशन करके कितनी का इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बरक्स अगर आपने क्वेश्चन एयर बनाया हुआ है 30-40 क्वेश्चंस का, तो 30-40 क्वेश्चंस के आपको डाटा आएगा। या फिर आपने सबसे ज़्यादा डेप्थ में आप इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हैं। तो अगर आपने इंटरव्यू किया हुआ है तो जितने मर्जी क्वेश्चंस करते जाएं, 25 से 30 मिनट का भी इंटरव्यू हो सकता है, तो 25 से 30 मिनट में आप जितने मर्जी क्वेश्चंस करके जो माइंड में आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप जो है करते जाएंगे। और क्वेश्चन जो आपका इंटरव्यू है वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग की भी ऑप्शन आ जाती है, कि फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑब्जर्वेशन टेक्निक की स्टूडेंट्स, ये जो है इसमें इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पोंडेंट। और इसका जो डिसएडवांटेज है वो है अनफोर्सीन फैक्टर्स मे इंटरफेयर विद द ऑब्जर्वेशनल टास्क। क्या मतलब है, इसमें जो रिस्पोंडेंट है ये इसका वो एक बेनिफिट बता रहा है, एक एडवांटेज बता रहा है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर करे। ठीक है, आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है, तो वो आज़ाद है। आपका जो रिस्पोंडेंट है वो आज़ाद है, वो कोई मतलब बाउंड नहीं है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करे
या आपने जो कोई क्वेश्चन दिया है वो आपको फिल करके दे, जस्ट आपने ऑब्जर्व करके डाटा लेना है। और अनफोर्सिन फैक्टर्स में इंटरफेयर विद द ऑब्जर्वेशनल टास्क, मतलब कि इसमें ये भी हो सकता है कि जो ऐसा भी कोई फैक्टर आपकी ऑब्जर्वेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है जिसके बारे में पहले से आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है जी, आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरव्यू को हम नेक्स्ट जो है वीडियोस में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।